जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स का एक वीडियो डल चुका है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मापन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मापन। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, कौन सी? गति की। तो हमने मापन में क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं। मापन में हमने शुरुआत करी थी दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमने यहां पर क्या देखा था, हमने मापन की क्या करी थी शुरुआत। पहले तो मैंने बताया था आपको फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं की क्या अभिव्यक्ति। फिर हमने यहां पर देखा था भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसमें पढ़ना स्टार्ट करी थी, मापन। तो मापन में हमने देखा था मापन की आवश्यकता क्यों होती है, तो किसी वस्तु की हमें क्या प्राप्त करना हो, सटीक जानकारी, तो क्या करना होगा, हमें उसका मापन करना होगा। फिर हमने यहां पर देखा था कौन सी राशियां, भौतिक राशियां। कौन सी राशियां देखी थी, भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जो कैसी हो, वास्तविक हो, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक होती है यहां पर सदिश राशि और एक कौन सी होती है, अदिश राशि। ये भी हमने पढ़ लिया। तो सर बताओ सदिश राशियां क्या, अदिश राशियां क्या? सदिश राशियां वो होती है जो क्या होती है दोस्तों, जिसमें दिशा के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की। क्या कहलाएगी, सदिश राशियां। वहीं ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, कौन सी, अदिश राशियां। फिर हमने आगे पढ़ा था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो दोस्तों मूल राशियों की संख्या कितनी, 7। और अन्य कौन सी व्युत्पन्न राशियां कैसी होती है, जो मूल राशियों से ही बनती है, जैसे लंबाई और क्षेत्रफल। फिर हमने देखा था यहां पर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों क्या मूल राशियों से बनते हैं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फिर हमने क्या देखा था, मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार की, तो पहली देखी थी सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरी देखी थी एफपीएस, कौन सी, फुट पौंड सेकेंड। तीसरी थी यहां पर एमकेएस, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथी थी एसआई। एसआई कौन सी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो वर्तमान में प्रासंगिक है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 कितने, पूरक मात्रक होते हैं। तो इतना हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा था तो एक बार पुनः जाकर फिजिक्स का पहला लेक्चर देख ले। लेक्चर का नाम क्या है, मापन या मेजरमेंट, ठीक है। फिर हमने आगे यहीं पर क्या देखा था, और मापन में विमीय सूत्र देखे थे। इसमें कितने पद होते हैं विमीय सूत्र में, तो विमीय सूत्र में होते हैं कितने पद, मुख्य रूप से 3 पद होते हैं, एम एल टी। एम अर्थात क्या, द्रव्यमान, ठीक है। वहीं एल अर्थात क्या, लंबाई, चौड़ाई, दूरी और विस्थापन। वही टी अर्थात क्या, समय। ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था प्रमुख मापक यंत्र, जैसे बैरोमीटर देखा था, केरोटोमीटर देखा था, पॉलीग्राफ देखा था, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऐसे कई सारे मापक यंत्र देखे थे। फिर देखा था रडार और सोनार। तो यहां पर अपना पहला चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त। कौन सा, मापन का। आज हम नया चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, गति। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे नया, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, गति। चलिए बात हो रही है यहां पर किसकी, गति। गति में हम देखेंगे कि एक होती है विराम की अवस्था और एक क्या होती है, गति की अवस्था। तो नया चैप्टर कौन सा शुरुआत कर रहे हैं, गति या मोशन, जिसे आप क्या बोलते हो, मोशन। चलिए शुरुआत करेंगे हम परिभाषा के साथ। तो यहां पर पहली चीज आती है गति की कितनी, 2 अवस्थाएं, ठीक है। गति में क्या देखेंगे हम यहां पर, 2 प्रकार की अवस्थाएं। एक होती है विराम की अवस्था और एक क्या होती है, गति की अवस्था। दोनों चीजों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो कौन सी पहली बोली मैंने, विराम की अवस्था, और कौन सी, गति की अवस्था। बात करता हूं मैं पहले यहां पर किसकी अवस्था की, गति की अवस्था की परिभाषा की। ध्यान से सुनना। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, गति की अवस्था। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, ठीक है, किसके साथ, समय के साथ, ये समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है। कौन सी अवस्था, गति की अवस्था, ठीक है। जैसे मैं यहां पर
पर कंटिन्यू क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, यहां से यहां पर क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, और मेरी स्थिति में क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैं पहले यहां था फिर यहां पर आ गया हूं दोस्तों। तो ऐसा कंटिन्यू मेरी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ क्या बदल रहा है, समय। इसे ही क्या कहेंगे आप, गति की अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कौन सा, गति की अवस्था। अर्थात उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण की बात कर लूं मैं, देखो भाई साहब ये क्या चल रही है, एक ट्रक चल रहा है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, चलती हुई गाड़ी, ठीक है, क्या, चलती हुई गाड़ी किसका उदाहरण है, चलती हुई गाड़ी किसका उदाहरण है दोस्तों, गति की अवस्था का। देखो कंटिन्यू ये चल रही है, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और किसके साथ, समय परिवर्तन के साथ, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे ये क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम, गति की अवस्था। इसके बाद अगले आगे हम देखेंगे कौन सी अवस्था, विराम की अवस्था। विराम की अवस्था के बारे में देखते हैं। तो विराम की अवस्था में कुछ नहीं दोस्तों, क्या होगा, इसमें वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। परिभाषा देखते हैं, सुनना। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, क्या, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या ना करे, क्या कहेंगे इसे, वस्तु की विराम अवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उदाहरण, उदाहरण क्या आ जाएगा, रुकी हुई गाड़ी या रुकी हुई बस, ठीक है, समझ में आई दोस्तों। तो कितनी अवस्था पढ़ ली हमने, दो, एक तो विराम की अवस्था और एक गति की अवस्था। गति की अवस्था में वस्तु क्या करेगी, अपनी स्थिति में क्या करेगी, लगातार क्या करती जाएगी, परिवर्तन, किसके साथ, समय परिवर्तन के साथ। वहीं विराम की अवस्था में वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। आ रही बात समझ में। तो दो चीजें देख ली यहां पर, गति की अवस्था और विराम की अवस्था, चीजें समझ में आई आपको। उदाहरण की बात करूं मैं यहां पर, चलती हुई बस किसका उदाहरण है, गति की अवस्था का। वहीं रुकी हुई बस किसका उदाहरण है, विराम की अवस्था का। आगे देखेंगे हम यहां पर, चलिए आगे देखते हैं गति कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो यहां पर हम बात करें गति के प्रकार की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, गति के प्रकार की। तो गति तीन प्रकार की यहां पर पढ़ेंगे, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। अभी तो क्या देखी हमने, अवस्थाएं देखी, ठीक है, एक तो विराम की अवस्था और एक गति की। आगे हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। सुनना मेरी बात को, गति के कितने प्रकार होते हैं, तीन। पहला एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति और तीसरा त्रिविमीय गति। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा करेंगे। सुनना मेरी बात को, यहां पर गति के प्रकार का पहला प्रकार कौन सा आ गया यहां पर, तो पहला प्रकार आया यहां पर एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। क्या आया, एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। इसके बारे में क्या, इसकी परिभाषा, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो इसे उसकी क्या कहेंगे, एक विमीय गति। आ रही बात समझ में। तो इस गति को क्या कहेंगे, एक विमीय गति। कहां पर गति करे, एक सरल रेखा में, ठीक है। शब्द क्या याद रखना हमें, यदि कोई वस्तु कहां पर, एक सरल रेखा में। जैसे ये ट्रेन जा रही है दोस्तों एक सीधी सरल रेखा में, देखो धीरे 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 क्या कर रही है, गति। अर्थात इसकी कौन सी गति हो गई यहां पर, एक विमीय गति, ठीक है। आगे हम इन गतियों को निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार भी यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता ना करें। यहां पर सिंपल परिभाषा के रूप में, क्या, सरल रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहेंगे, एक विमीय गति। उदाहरण क्या, उदाहरण क्या, एक सरल रेखा में चलती हुई गाड़ी। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं कौन सी, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति की मैं बात करूं, अगर द्विविमीय गति में वस्तु कहां पर गति करती है, तो एक तल में क्या करती है। जब कोई वस्तु किसी क्या, एक तल में गति करती है तो उसे इसकी क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहते हैं। यानी जब वस्तु कहां पर गति करे, एक तल में, तो यह तल कैसा होगा मैं आगे यहां पर बताऊंगा। देखो इसके उदाहरण बनते हैं एग्जाम में। उदाहरण क्या, ठीक है, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यहां पर ये भाई दौड़ रहा है, मस्त से क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल की गति कौन सी होगी, फुटबॉल की गति है उदाहरण किसका, द्विविमीय गति का। किसका उदाहरण है, द्विविमीय गति का। तो द्विविमीय कहां पर, एक कहां पर, तल में गति करती है। इस बात को ध्यान से सुनना, मैं आगे इस चीज को वापस से लूंगा निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, ठीक है।
आगे देखेंगे तो फुटबॉल की गति हो गई। साथ ही साथ कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, एक तो प्रक्षेप्य गति हो सकता है इसका उदाहरण, और कौन सा, वृत्तीय गति भी किसका उदाहरण है, द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन, इसे क्या कहेंगे आप, 2D। तो 1D पढ़ लिया, 2D भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 3D। यदि कोई वस्तु खुले आकाश में क्या करती है, गति करती है, तो उसकी इस गति को हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति। उदाहरण क्या, आकाश में किसकी गति, तो देखो अभी चिड़िया आएगी, देखो धीरे धीरे आ रही है, तो इसकी गति कौन सी हो गई है, कौन सी, त्रिविमीय गति। वायुमंडल में धूल के कणों की गति, वायुमंडल में धूल के कणों की गति किसका उदाहरण है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। आ रही बात समझ में। और क्या, आकाश में किसकी गति, पतंग की गति, यह भी किसका उदाहरण है, 3D का। तो आई बात समझ में। 1D पढ़ा, 2D पढ़ा और 3D पढ़ा। 1D में क्या, एक सरल रेखा में क्या करेगी, गति। 2D में क्या, एक तल में क्या करती है, गति। 3D में क्या होगा, खुले आकाश में क्या करती है, गति करती है। साथ ही साथ इनके क्या देख लिया हमने यहां पर, उदाहरण। अब यहां पर इन तीनों प्रकार को हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। समझना दोस्तों, कौन किसके अनुसार, तो मैं यहां पर बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कितने प्रकार की गति होती है, 3। ठीक है, समझना मेरी बात को। कितने अक्ष दोस्तों, 3 अक्ष। यहां पर 3 अक्ष बना दिए मैंने, एक्स, वाई और जेड। आ रही बात समझ में, एक्स, वाई और जेड। देखो क्या होगा यहां पर, यदि कोई वस्तु किसी क्या सरल रेखा में, या यदि कोई वस्तु गति करती है और उसका केवल एक अक्ष क्या होता है, परिवर्तित होगा, तो एक विमीय गति। यदि कोई वस्तु क्या ऐसी परिवर्तन करती है और उसके 2 अक्षों में, यानी एक्स, वाई, ठीक है, यानी 2 अक्षों में क्या हो, परिवर्तन हो, तो द्विविमीय गति। या x के साथ, y के साथ, z तीनों में परिवर्तन होगा तो त्रिविमीय गति होगी। ठीक है, कैसे, मैं यहां पर अभी आपको समझाता हूं, सुनना मेरी बात को यहां पर आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को। देखो कितने अक्ष बना लिए, एक्स, वाई और जेड अक्ष। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, एक तल का क्या होगा, निर्माण। पहले तो हम अक्ष लिख देते हैं, एक्स, वाई और जेड। देखो अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे, एक विमीय, मैंने कहा था जब कहां पर, तल में, तो देखो एक्स और वाई मिलकर एक तल का निर्माण कर रहे, कौन सी गति हो जाएगी, ये द्विविमीय गति। कौन सी, द्विविमीय गति। आ रही बात समझ में। और यहां पर क्या हो रहे, 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है, एक्स के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है, वाई में। अर्थात अगर यहां से फुटबॉल क्या करती, गति करेगी, तो वो सीधे सीधे जाएगी, यानी क्या, उसका वाई अक्ष तो परिवर्तन होगा, साथ ही साथ उसके एक्स अक्ष में भी क्या होगा, परिवर्तन। अर्थात मैंने फुटबॉल को यहां से किक किया, वो कहां पर दोस्तों, सीधे तो जाएगी, साथ ही साथ उसका वाई और क्या परिवर्तन हो रहा है, एक्स अक्ष। ये कौन सी गति हो गई, द्विविमीय गति। वहीं बात करें किसकी, त्रिविमीय गति की, तो क्या होगा, इसके तीनों अक्षों में क्या होगा, परिवर्तन। कौन कौन से, वाई में भी, जेड में भी और एक्स में भी। इसे यहां पर हम ऐसा नहीं बनाने के कारण इसे यहां पर ऐसा बनाया है। आप समझो 3 अक्ष कौन से, आप यहां पर दीवार को देख सकते हो, एक तो ये आ रहा है सीधा अक्ष दोस्तों, एक्स अक्ष, ठीक है, दूसरा वाई अक्ष और तीसरा जेड अक्ष। यहां पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है, यहां पर ये कोई धूल का कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका एक्स अक्ष भी बदल रहा है, वाई अक्ष भी बदल रहा है और जेड अक्ष भी बदल रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर किसके अनुसार देखा अपन ने, ये निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो यहां पर अपन ने क्या क्या देख लिया, गति के प्रकार देख लिए, 1D देख लिया, 2D देख लिया और क्या देख लिया, 3D देख लिया। 1D में सरल रेखा में, ठीक है, 2D में कहां पर, एक तल में गति करती है, और 3D में खुले आकाश में क्या करती है, गति करती है। आगे देखेंगे हम, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, कि अगली चीज आती है विस्थापन। बहुत बढ़िया, क्या आ गया यहां पर, विस्थापन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की अंतिम तथा
प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। क्या बोला यहां पर? किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। जैसे कोई वस्तु ए से स्टार्ट हुई, फिर कहां पर गई? बी पर गई, ठीक है, यानी इसकी यही क्या है? प्रारंभिक स्थिति, ये क्या है? इसकी अंतिम स्थिति। इन दोनों की जो बीच की क्या है दूरी, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो विस्थापन में क्या होता है? वस्तु का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की क्या? बीच की दूरी। चलिए एक उदाहरण से साथ समझता हूं मैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर एक उदाहरण के साथ, एक उदाहरण के साथ अगर मैं बात करूं, चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर आपके सामने किसकी? विस्थापन की। तो एक उदाहरण के साथ बात करता हूं मैं। यहां पर एक गोला बनाया मैंने, कोई वस्तु कहां से? यहां से शुरू करती है और घूमकर वापस कहां पर? यहीं पर आ जाती है। तो आप बोलोगे कि इसका विस्थापन कितना? तो आप क्या बोल दोगे? विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है? यहां पर आकर क्या हो गया? मिल गया, यानी विस्थापन कितना हो गया? 0। लेकिन वही बात करें अगर दूरी की, तो दूरी में आगे बताऊंगा, आप बता दोगे 2 पाई आर क्या हो जाएगी? दूरी। तो दूरी की बात करते हैं, तो यहां पर अपन ने क्या देखा? विस्थापन में क्या? अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि है? एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदैव याद रखना है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? मीटर होता है। और विस्थापन क्या हो सकता है दोस्तों? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, आगे एक एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो विस्थापन की होगी यहां पर परिभाषा। तो विस्थापन का एक तो मात्रक याद रखना है, क्या? मीटर। बात करें आगे किसकी? दूरी की। किसकी बात कर रहे हैं? दूरी की। चलिए, तो दूरी क्या होगी दोस्तों? वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहा जाता है। यानी वस्तु के द्वारा तय किया गया संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाएगी। आ रही बात समझ में? और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दूरी का मान सदैव कैसा होगा? पॉजिटिव, अर्थात धनात्मक ही होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम यहां पर। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? विस्थापन। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, यहां पर मुझे कोई वस्तु स्टार्ट करती ए से जाती है, कहां पर? बी पर जाती है, बी से जाती है कहां पर? सी पर जाती है। अर्थात यहां पर टोटल दूरी कितनी हो गई? तो आप बोल दोगे ए बी प्लस क्या? बी सी। लेकिन अगर ये किसकी बात कर रहा हूं, ये क्या हो गई? दूरी। लेकिन वहीं मैं बात करूं किसकी? विस्थापन की बात करूं, तो आप तुरंत बोल दोगे सर विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। यानी ए और सी क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया। आई बात समझ में? दूरी पूछे तो क्या? संपूर्ण मार्ग की लंबाई। लेकिन विस्थापन पूछे तो क्या? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। और यहां पर दूरी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। वहीं विस्थापन की बात की जाए तो कैसी? कैसी? सदिश राशि। आ रही बात समझ में? विस्थापन के साथ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वहीं दूरी तो सदैव क्या होगी? धनात्मक, क्योंकि यहां पर क्या लेंगे हम? संपूर्ण मार्ग की लंबाई लेंगे। आ रही बात समझ में? इतनी चीज आपको यहां पर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आगे देखेंगे हम यहां पर चाल। क्या देखेंगे? चाल। सदैव आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। आ रही बात समझ में? किस समय में? इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहेंगे। अरे सर हमको तो सीधी सी बात पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तुरंत याद आ जाता है सभी बच्चों को। ठीक है, सुनना मेरी बात को, यहां पर हर चीज यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चाल कहां से आ गया अपना? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्लियर है सभी को? अभी मैंने पढ़ाया था दूरी कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, तो यहां पर आप तुरंत क्या लिख दोगे? सर इसकी प्रकृति चाल की कैसी है? अदिश। तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब मैंने पढ़ाया था कि दूरी सदैव कैसी है? धनात्मक। तो हमारा चाल कहां से दूरी? तो
तो दोस्तों चाल भी कैसी राशि होगी, धनात्मक, या क्या हो सकता है, शून्य। तो चाल कैसी हो सकती है, या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात इसका मात्रक क्या बनेगा, दूरी का मात्रक आप तुरंत तो बोल दोगे क्या, मीटर, समय का क्या बोल दोगे, सेकंड। तो क्या बन गया इसका मात्रक, क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुरंत आपने क्या बोल दिया इसका मात्रक, मीटर पर सेकेंड। चलिए, मीटर पर सेकेंड यहां पर बन गया है। अब आप बोलोगे सर इसका विमीय सूत्र बताओ, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, चाल का विमीय सूत्र। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि विमीय सूत्र में कितने पद होते हैं, तीन। पहले तो क्या लिखोगे, तीन पद, एम, एल और टी। चलिए, एम की मैं बात करूं तो यहां पर कहीं भी मुझे द्रव्यमान दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप क्या लगा दोगे, एम 0। बहुत बढ़िया। सर आपने बताया था कि अगर विमीय सूत्र में बताया था दूरी या विस्थापन आती है तो एल की पावर कितनी चढ़ जाएगी, एल की घात कितनी, 1 हो जाएगी यहां पर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर दूरी है अर्थात L1, और अगर बात की जाए समय है तो समय है नीचे है और ये समय ऊपर जाता है, तो आप तुरंत इनवर्स कर देते हो, यानी टी की पावर -1। तो विमीय सूत्र कितना बन गया, m0 L1 टी की पावर -1। तो चाल में क्या क्या पढ़ा हमने, चाल क्या होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। चाल कैसी राशि है, प्रकृति कैसी है, तो आप तुरंत तो बोल दोगे सर हमने दूरी में पढ़ा था अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और चाल कैसी हो सकती है, धनात्मक या शून्य हो सकती है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी अर्थात क्या, मीटर, और समय अर्थात क्या, सेकेंड। तो मात्रक क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। और वही बात किसकी की जाए, विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो, क्या द्रव्यमान 0 है तो m की पावर 0। अच्छा, L1 क्यों आया, क्योंकि मीटर दिया हुआ है, और समय कितना, t की पावर -1। ये क्या बन गया इसका विमीय सूत्र। इतनी चीजें हमने यहां पर देख ली चाल में। चलिए, चाल हो गया। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, वेग। चलिए, वेग की परिभाषा की मैं बात करूं, वेग में क्या, किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, और यह धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। कैसे होगा मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। देखो, किसकी बात कर रहे हैं, वेग, अर्थात क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या, समय। चलिए, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, अर्थात क्या, विस्थापन बटे समय। क्या, तो यहां पर अपन देखेंगे क्या, विस्थापन में किसके साथ, समय परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहेंगे, वेग। तुरंत आप यहां से क्या निकाल लोगे, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर, समय का क्या बन जाएगा, सेकेंड। क्या लगा दोगे, मीटर पर सेकेंड कर दोगे इसे। ठीक है, और दोस्तों आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हम लोग यहां पर क्या, कि यहां पर आपने सर बोला सदिश राशि, हमने क्या देखा था, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। वहीं अपन ने दूरी को क्या बोला था, अदिश राशि। कंफ्यूज नहीं होना है, विस्थापन कैसी, सदिश। वेग क्या बन जाएगा, सदिश राशि होगी। ठीक है, मैंने बोला था आपको वहां पर विस्थापन कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। यहां पर क्या, वेग भी कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। चलिए, तो हमने क्या निकाल लिया यहां पर, इसका मात्रक तो निकाल लिया मीटर पर सेकंड, या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अब निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। तो वही बात यहां पर लिखा मैंने, m कितना हो जाएगा 0, क्योंकि द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। l कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मीटर दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। और कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, यहां पर आप तुरंत याद आ जाना चाहिए, क्या याद आ जाना चाहिए दोस्तों आपको, क्या आ जाएगा, t की पावर कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि समय कहां जाएगा, ऊपर। तो t की पावर -1 क्या बन गया इसका विमीय सूत्र। सर ये तो तुरंत किसके जैसा बन गया, तुरंत किसके जैसा बन गया है, चाल। तो चाल और वेग का क्या विमीय सूत्र क्या होगा, समान। साथ ही साथ इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर चाल पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, वेग पढ़ लिया। हमने कहा शुरुआत करी थी दूरी और किससे, विस्थापन। विस्थापन क्या, तो तुरंत विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, विस्थापन दूरी क्या, संपूर्ण मार्ग के लंबाई को क्या कहेंगे,
कहेंगे दूरी, दोनों के मात्रक क्या, मीटर। अपन ने क्या बना लिया यहाँ पर दोस्तों, याद करो, दूरी से क्या बन गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ पर क्या कर लिया, विस्थापन से क्या बन गया, वेग बन गया। आ रही बात समझ में? इतनी चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए, इनके विमी सूत्र पे यहाँ पर अपन ने क्या कर लिए हैं, देख लिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। तो सर तुरंत याद आ जाएगा, पढ़ा है सर हमने कि वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या, वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहेंगे, त्वरण। अर्थात क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय। चलिए बात क्या हो रही है, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय, क्या कहलाएगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। अभी हमने क्या लिखा था दोस्तों, यहां पर इसका मात्रक बनाया था, याद करो, वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या था, तो यहां पर आप बोल दोगे सर मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर एक और समय आ गया, तो आप क्या लिख दोगे, मीटर पर सेकेंड का क्या बन जाएगा, यहां पर स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं विमीय सूत्र की, तो आप तुरंत बोल दोगे सर वेग का मैंने बताया था m0l1 t की पावर -1। अब यहां पर एक और समय है, तो यहां अपॉन में क्या बन जाएगा, t की पावर क्या, t1, और ये वापस कहां जाएगा, t ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, m0l1 क्या बन जाएगा, m0l1, और यहां पर क्या बन जाएगा, t की पावर -2। कैसे हो गया, क्योंकि t की पावर -1 और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितनी चीजें देख ली यहां पर, ये इसका विमी सूत्र बन गया, क्या था, त्वरण बराबर वेग में क्या, परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। ये क्या था अपना त्वरण, किसमें, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। यहां पर अपन ने क्या बना लेते, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्या बन गया, इसका मात्रक, और विमी सूत्र m0l1 t की पावर -2। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई यहां पर आपको। तो ये अपन यहां पर क्या देख लें, यहां पर दोस्तों त्वरण देख लिया। अब अगर हम यहां पर आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि मंदन क्या होता है और त्वरण संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। सुनना मेरी बात को, यदि किसी वस्तु का क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके विपरीत वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, ऋणात्मक। अर्थात जिसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। इसके विपरीत यदि वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे किसी वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलेगा, सुनना मेरी बात, समय के साथ नहीं बदलता है, तो उसका त्वरण कैसा होगा, शून्य। आ रही बात समझ में, अर्थात त्वरण धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, और क्या, शून्य हो सकता है। अर्थात एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आई मेरी बात इतनी समझ में, तो सुनना मेरी बात को, यहां पर अगर क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक क्या होगा, त्वरण। और यही जब वेग क्या होता है, कम होता है, तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। और इसे ही आप क्या बोलते हो, मंदन बोलते हो। इसे ही आप क्या कहते हो मेरे दोस्त, मंदन। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया अपना, यहां पर अपन ने पढ़ लिया है त्वरण। तो चलिए आज के लिए अपन केवल क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। तो हमने यहां पर मापन का चैप्टर पढ़ लिया है, गति की क्या कर दी है, शुरुआत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को तुरंत क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।